शब्द संपदा लेखक सूर्यनारायण रणसुभे। इस पाठ के लेखक डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे ने हमें इस पाठ में भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में समझाने की कोशिश की है। भाषा की वजह से ही मानव संस्कृति का विकास संभव हुआ है। जो भाषा हम बोलते हैं उस भाषा में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है और यही शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। इतना ही नहीं, यही शब्द मनुष्य को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं, हमें जीने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि आदिम अवस्था से मतलब मनुष्य की प्राथमिक अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक यानी आजकल के वर्तमान काल में जीने वाले मनुष्य तक उसके विकास का रहस्य यानी राज किसमें है, इसका पता लगाने की किसी ने कोशिश की है। मनुष्य के विकास का रहस्य किसमें छिपा है, इसके बारे में क्या किसी को पता है? यह लेखक ने यहाँ प्रश्न उपस्थित किया है। लेखक कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसका उत्तर देंगे कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का जो विकास हुआ है, यह विकास उसके मस्तिष्क की वजह से हुआ है। मस्तिष्क का मतलब होता है उसका दिमाग, उसकी बुद्धि, और इस बुद्धि की दिमाग की वजह से उसने तरक्की की है, अपना विकास किया है, ऐसे सभी लोगों को लगता है। उसकी यह बुद्धि, उसका यह मस्तिष्क ही उसकी प्रगति का, उसके संस्कृति का मूल है, यह अधिकांश लोगों का मानना है। परंतु लेखक कहते हैं कि यह उनका उत्तर थोड़ा अधूरा है, थोड़ा अपूर्ण है। लेखक को लगता है कि मनुष्य की जो प्रगति हुई है, उसने जो तरक्की की है, वह केवल अपने मस्तिष्क यानी दिमाग की वजह से नहीं, बल्कि उसकी यह प्रगति उसके मस्तिष्क ने जो भाषा की खोज की है, खोज मतलब तलाश की है, उसके वजह से हुई है। यानी मनुष्य के प्रगति के पीछे उसकी भाषा का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसे लेखक को लगता है। भाषा ही उसके प्रगति की असली जड़ है, उसके उन्नति का असली कारण है, ऐसे यहाँ लेखक का मानना है। दुनिया के सभी ज्ञान शाखाओं का मतलब ज्ञान के जो विभिन्न क्षेत्र है, उनका जो विकास हुआ है, उन ज्ञान शाखाओं का असली विकास भाषा के कारण हुआ है, ऐसे लेखक को लगता है। इस भाषा की परिभाषा करते हुए लेखक कहता है, भाषा यानी सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन यानी मिलन। सार्थक यानी अर्थपूर्ण शब्दों का क्रम से किया हुआ संयोजन, मिलन, इसे ही हम भाषा कहते हैं। लेखक कहते हैं कि शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है यानी अजब है। हर एक शब्द का अपना अपना अर्थ होता है, शब्दों की अपनी अपनी ताकत होती है और इस तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यही शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ने का काम करते हैं। यानी किताबों में जो ज्ञान छिपा होता है, वह शब्दों की वजह से ही मनुष्य तक पहुंच जाता है। यह शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का काम करते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने का काम करते हैं। यानी अगर आपने उचित शब्दों का प्रयोग किया तो आप लोगों से अच्छे संबंध प्रस्थापित करोगे। तो आपने कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया तो यही लोग आपसे दूर जाएंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे। लेखक कहते हैं कि विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है,
यानी वर्णमाला में जो हम वर्ण सीखते हैं वह केवल ध्वनि यानी साउंड के चिन्ह है और वह निर्जीव होते हैं, उनमें किसी प्रकार की जान नहीं होती। मनुष्य ही इन चिन्हों को, इन अक्षरों को अर्थ देने का काम करता है, यानी उन्हें जीवंत बनाता है। शब्दों के इस चयन से जो आप भावनाएं प्रकट करते हैं, इन्हीं से ही यह शब्द जिंदा हो जाते हैं और इन्हीं शब्दों से ही मनुष्य के विविध स्वभाव, उसके गुण प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य के स्वभाव के जितने नमूने हैं, जितने प्रकार हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव है, उनके प्रकार होते हैं। यानी अपने मन में छिपे हुए प्रेम, क्रोध, आश्चर्य आदि भावनाओं को हम अपने शब्दों के माध्यम से हम प्रकट करने का काम करते हैं। यानी यही शब्द हमारा स्वभाव प्रदर्शित करने का काम करते हैं। लेखक यहाँ उदाहरण देते हुए कहता है कि कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, उसी प्रकार कुछ शब्द भी लोगों को हंसाने का काम करते हैं। तो दूसरी तरफ कुछ लोग औरों को हमेशा तकलीफ़ देते हैं। वैसे ही कुछ शब्द उनके उच्चारण से सामने वाला व्यथित हो जाता है, वह दुखी हो जाता है। इस प्रकार हमने अब तक देखा कि मनुष्य के स्वभाव के जितने प्रकार होते हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव होते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर हम रोना भी शुरू कर देते हैं। शब्द हमें रुला देते हैं। हमारे आजू बाजू जैसे कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, उसी प्रकार कुछ शब्द बड़े ही प्यारे, बड़े प्रिय यानी मधुर लगते हैं। इन शब्दों को बार बार सुनने का मन करता है, उन्हें गुनगुनाने की इच्छा हो जाती है। जैसे किसी गीत के बोल अगर हमें बड़े मीठे लगते हैं, हम उस गीत को, गाने को बार बार सुनते हैं, वह गीत गाना हम बार बार गुनगुनाने की कोशिश करते हैं। शब्द हमें धोखा देने वाले लग जाते हैं, यानी हमें फंसाने वाले नज़र आते हैं। शब्दों का कुछ अर्थ ही नहीं होता, यानी वह निरर्थक होते हैं, उनका कोई मायना नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ शब्द बड़े सज्जन होते हैं, बड़े शरीफ लगते हैं। कुछ उनमें से सात्विक यानी तत्वगुण संपन्न, मतलब बड़े पवित्र लगते हैं। कुछ शब्द बड़े सभ्य होते हैं, भले होते हैं, और कुछ शब्द सुसंस्कृत यानी अच्छे संस्कार वाले नज़र आते हैं। इस प्रकार लेखक ने शब्दों के विभिन्न प्रकार यहाँ बताए हैं। लेखक आगे कहते हैं कि कुछ शब्द हमें निष्क्रिय बना देते हैं, कृतिहीन बना देते हैं। इन शब्दों को सुनकर कुछ करने का मन नहीं होता, हम कृतिहीन बन जाते हैं, प्रिय हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप लेखक कहता है कि कभी कभी हम कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है नहीं मिलेगा, इस प्रकार के वाक्य या बोल सुनते हैं। और ऐसी बातें सुनकर, इस प्रकार के बोल सुनकर हम आलसी, कृतिहीन बन जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, करने का मन नहीं करता। न्यूटन नाम का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, एक ज्ञानी हुआ जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, जिसे हम अंग्रेज़ी में लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% हमें परिश्रम करने पड़ते हैं, हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं। बाकी बचे 10% में से 5% मतलब 5% आपकी बुद्धि का उस काम पर असर पड़ता है। तो उर्वरित 5% केवल संयोग की ज़रूरत होती है, यानी केवल भाग्य की ज़रूरत होती है, और यह प्रतिशत केवल 5 इतना ही है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी काम
पूरा करते समय हमें 90% कठोर मेहनत की मतलब कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए हमें निष्क्रिय करने वाले हमें कृतिहीन करने वाले उन शब्दों को व्यवहार से हमारे जीवन से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए क्योंकि सब कुछ हमें भाग्य से नहीं मिलता। हमें अगर कोई चीज़ प्राप्त करनी हो तो हमें 90% कठोर मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों, अब तक हमने भाषा का महत्व समझा है, साथ ही साथ शब्दों के कार्य के बारे में जानकारी ली है। इसी तरह शब्दों का महत्व समझाते हुए लेखक हमें आगे कहता है कि हमारी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी भाषा से मित्रता कर लेते हैं। मित्रता मतलब दोस्ती कर लेते हैं, उन्हीं भाषा में से ही एक बन जाते हैं। जिस तरह हमारे मित्र होते हैं और इन मित्रों में से कुछ ऐसे होते हैं जो सभी के साथ घुल मिल जाते हैं, मतलब मिलजुल कर रहते हैं। इसी के विपरीत कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि वे औरों से अन्य भाषाओं से मित्रता नहीं करते। अन्य भाषाओं में उन शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। कुछ शब्दों का स्वभाव इस प्रकार होता है। उदाहरण स्वरूप कहा है कि कुछ ऐसे अंग्रेजी शब्द होते हैं, वह शब्द आप किसी भी प्रदेश में जाओ, किसी भी जगह जाएंगे, वहाँ आपको उस प्रदेश की भाषा में घुल मिलजुल कर रहते हुए नज़र आएंगे। यानी उन शब्दों का उस भाषा में इस्तेमाल आपको नज़र आएगा। बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन, इस तरह के विभिन्न शब्द आपको अलग अलग भाषाओं में इस्तेमाल किए हुए नज़र आएंगे। यानी यह शब्द उस भाषा में घुल मिलकर रहते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे विरुद्ध विपरीत कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं जिन भाषाओं के शब्द केवल अपने ही भाषा के आंगन तक सीमित रहते हुए दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर आपने तमिल भाषा देखी तो यह तमिल भाषा के शब्द केवल अपने ही द्रविड़ परिवार तक सीमित रहते हुए, लिमिटेड रहते हुए दिखाई पड़ते हैं। द्रविड़ का मतलब होता है दक्षिण भारत का पूर्वी तट, और इस तट पर स्थित बड़े प्रदेश को द्रविड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इस प्रदेश के बाहर तमिल भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। मतलब तमिल भाषा के शब्द किसी दूसरे भाषा में घुलना मिलना नहीं चाहते, उन्हें अन्य भाषा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेखक आगे कहते हैं कि हिंदी के शब्द मिलनसार है, मतलब मिलजुल कर रहने वाले हैं, परंतु सब शब्द नहीं। हिंदी के कुछ शब्द अपनी स्वतंत्र पहचान, अस्तित्व बनाए रखते हैं। हिंदी भाषा के कुछ शब्द अपने मूल रूप में ही अन्य स्थानों पर जाते हैं, अन्य भाषाओं में उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं किया जाता। इसके विपरीत कुछ हिंदी के ऐसे शब्द होते हैं, वह अन्य भाषाओं में इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म हो जाता है, उनकी खुद की पहचान समाप्त हो जाती है और वह अन्य भाषाओं में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। लेखक आगे कहता है कि हिंदी के कुछ शब्द दो भाषाओं के मिलन से बन जाते हैं। उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा दोनों के मिलन से वर्षगांठ, मांग पत्र, इस प्रकार के नए हिंदी शब्द तैयार हुए हैं। इसी तरह हिंदी, अरबी, फारसी भाषा एक साथ आने से थानेदार, किताब घर, इस प्रकार के शब्द तैयार हुए हैं। अंग्रेज़ी और संस्कृत शब्दों का
मिलन होने से रेल यात्री, रेडियो तरंग इस प्रकार के शब्दों का निर्माण हुआ है। तो अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी एक साथ आकर बीमा पॉलिसी जैसे शब्द जो है तैयार हुए हैं। इस प्रकार दो अलग अलग भाषाओं के शब्द एक साथ आने से नए शब्दों का निर्माण हुआ, लेखक ने यहाँ हमें बताया है, जिससे हिंदी का शब्द संसार समृद्ध हुआ, व्यापक हुआ। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि अपनी माँ को मतलब हमारी मातृभाषा को छोड़कर वह किसी दूसरी भाषा में जाते नहीं। तो कुछ शब्द बड़े बिंदास्त होते हैं, वे किसी भाषा में जाकर अपने लिए उचित स्थान बना लेते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं, पहचान बना लेते हैं। संक्षेप में दो भाषाओं के बीच हमेशा शब्दों का आदान प्रदान होता है और इससे हमें विभिन्न भाषाओं में नए नए शब्द किसी दूसरी भाषाओं से आए हुए दिखाई देते हैं। तो हमने अब तक देखा है कि भाषा का आदान प्रदान इस प्रकार चलता रहता है। हमारी भाषा के कुछ शब्द दूसरी भाषाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अन्य भाषाओं के शब्दों का हमारी भाषा में प्रयोग किया जाता है। भाषा के इस आदान प्रदान से ही हर भाषा समृद्ध होती है। इसी तरह अनेक शब्द अन्य भाषाओं से हमारी भाषा में आने के कारण हमारी भाषा भी समृद्ध हुई है। समृद्ध यानी संपन्न हुई है। हमारी भाषा में हम आज ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अन्य भाषाओं से आए हैं, जिनका कोई दूसरा प्रतिशब्द नहीं होता, मतलब समानार्थी शब्द नहीं होता। ऐसे हज़ारों शब्दों का हम हमारी भाषा में प्रयोग करते हैं। अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी ऐसी अन्य भाषाओं से जो शब्द हमारी भाषा में आए हैं उन्हें हमें आने देना चाहिए। इससे हमारी भाषा समृद्ध होती है और संपन्न होती है। अब यह शब्द कौन से हैं जिन्हें कोई प्रतिशब्द नहीं है, समानार्थ शब्द नहीं है? ऐसे यह शब्द है ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। इन शब्दों का हम हमारी भाषा में प्रयोग करते हैं और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन शब्दों के लिए हमारे पास कोई दूसरा प्रतिशब्द नहीं होता। लेखक ने यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण बात बताई है, वह यह है कि जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का हमें इस्तेमाल, उपयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरण देकर लेखक कहता है, माँ के लिए, पिता के लिए हमारे पास बहुत सुंदर शब्द है। जैसे माँ के लिए माई, अम्मा, पिता के लिए बाबा। इसी तरह अक्का, अन्ना, दादा, बापू, इस प्रकार के बहुत सारे सुंदर शब्द हमारी भाषा में है और इनको छोड़कर हम दूसरी भाषा से आए हुए मतलब मम्मी, डैडी इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जिससे हम अपनी ही भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करते हैं, इनका अपमान किया जाता है। इसलिए ऐसे न करते हुए हमारी भाषा में जो सुंदर शब्द उपलब्ध है उनका ही हमें बोलते समय प्रयोग करना चाहिए। लेखक आगे कहता है कि हमारे मुख से उच्चारित किए जो शब्द होते हैं वह हमारे चरित्र को, हमारी चाल चलन को, हमारे आचरण को, बुद्धिमत्ता को, समझ और संस्कारों को दिखाने का काम करते हैं। हमारा पूरा कैरेक्टर इन शब्दों के माध्यम से प्रकट हो जाता है और इसलिए हमें इन शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। बात करने से पहले, बोलने से पहले हमें 10 बार सोचकर उन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला होती है, यानी बोलते समय और लिखते समय
हमें संक्षेप में बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। व्यर्थ अनाप शनाप बातें नहीं करनी चाहिए। लेखक कहता है कि अगर आपको यह कला प्राप्त करनी हो तो आपको विभिन्न पुस्तकों का वाचन करना पड़ेगा और परिश्रम से ही यह कला आपको साध्य हो सकती है, हासिल हो सकती है। बात करते समय, वार्तालाप करते समय अगर आप एक गलत शब्द भी बोलते हो तो उस शब्द के उच्चारण से आपकी वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है, आपकी दोस्ती टूट सकती है। और इसलिए कब, किस समय क्या बोलना चाहिए, किसके सामने क्या बोलना चाहिए, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे आप अनुभव से, मार्गदर्शन से, वाचन से और संस्कारों से ही सीख सकते हो। आपके अच्छे बुरे अनुभव हो, बड़ों द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन, अलग अलग किताबों का वाचन और आपके ऊपर जो संस्कार हुए हैं, इन सभी बातों द्वारा आपको समझ आती है कि किस समय किसके सामने और किस प्रकार के शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए, बोलना चाहिए। अच्छे, सुंदर, उपयुक्त और अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग कर कर जो वाक्य आप परीक्षा में लिखते हो, उससे ही आपको अच्छी श्रेणी, अच्छे अंक प्राप्त हो जाते हैं। अगर आपने अनाप शनाप शब्दों का, मतलब निरर्थक बातों का प्रयोग किया, उनका इस्तेमाल किया, तो इससे आपकी हानि होती है। आपके परीक्षा में अंक कट सकते हैं, रिश्तों में दरार पड़ती है, दूरी बढ़ती है। लेखक आगे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी खुद की शब्द संपदा होती है, शब्दों का संग्रह होता है। अगर आपको यह शब्द संपदा बढ़ानी है तो आपको साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है, किताबों का आपको वाचन करना पड़ेगा। यहाँ साहित्य का अर्थ होता है गद्य और पद्य से संबंधित विभिन्न पुस्तकें, जिनके द्वारा आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो, आपकी शब्द संपदा बढ़ा सकते हो। इसलिए उनका वाचन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो लेखक ने यहाँ बताई है वह है कि अगर आपको शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानना है तो आपको शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। शब्दकोश का मतलब होता है वर्ड डिक्शनरी। इस शब्दकोश का हर एक पन्ना अगर आप रोज़ एकाग्रता से पढ़ोगे, एकाग्र भाव से पढ़ोगे, तो शब्द संपदा की शक्ति का आपको पता चलेगा, शब्दों की ताकत का आपको पता चलेगा, नए अर्थ समझ आएंगे। इसलिए अब हमें तय करना है कि अपनी शब्द संपदा को हमें बढ़ाना है और इसके लिए हमें वाचन संस्कृति को बढ़ाना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी, किताबें पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। तभी हम शब्द संपदा के मालिक हो जाएंगे, हमारी शब्द संपदा बढ़ जाएगी।